हम इस प्लेटफॉर्म पर सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम कुछ सीखना चाहते हैं, और वो जो हम सीखना चाहते हैं वो फिर हमारे डिफरेंट, हमने जिस लर्निंग मॉड्यूल को चूज़ किया है कि हम उस विधि से सीखना चाहते हैं, फिर हमने उसके टारगेट फिक्स किए हैं कि आवर गोल इज़ इनर स्पेस एक्सपेंशन, आवर स्टाइल इज़ टू मेक आवर थिंकिंग प्रोवोक्ड फॉर लाइफ लॉन्ग। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं, और लगभग सभी ने यही बात कही। लेकिन मूल बात यह है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं। वो सीखना चाहते हैं हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इनर स्पेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी थिंकिंग को प्रोवोक करने के लिए, हम किसी भी चीज़ के नए नए डायमेंशन सोच सकें, विचार सकें, उसके लिए डिसीजन टेकिंग हमारा इजी हो सके, हम आसानी से निर्णय ले सकें, निर्णय के क्षणों में आने वाली दुविधा इसको हम दूर कर सकें। यही सारे उद्देश्य हैं ना। और ये सारे उद्देश्य अगर हमारे पूर्ति होती है, इनको हम प्राप्त कर लेते हैं, या इनके प्राप्त करने की प्रोसेस में हमारी जर्नी आगे बढ़ती है, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट है सक्सेस। सक्सेस डायरेक्टली कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम पकड़ के कहीं से ले आए। सक्सेस हमारे सर्टेन एक्शंस का रिजल्ट है, परिणाम है। जब हम वो करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो जिस तरह से सफलता हमारे कुछ प्रयत्नों का, कुछ एक्शंस का, कुछ कार्यों का परिणाम है, उसी तरीके से संतुष्टि भी हमारे कुछ एक्शंस, कुछ कार्यों का परिणाम है। जब हम वो करेंगे तो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। संतुष्टि अपने आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे डायरेक्ट उठा के हम ले लें और ये कह दें कि ये संतुष्टि मिल गई या ये सफलता हमें मिल गई। ये सब हमारे कार्यों के, हमारे प्रयत्नों के परिणाम हैं। तो मूल बात ये है कि हम यहाँ कुछ सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एग्रीड सब लोग? यस सर। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये प्लेटफॉर्म हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और हमने जो अपना लर्निंग मॉड्यूल चूज़ किया है कि हम किस तरीके से लर्निंग लेंगे, वो क्या किया है? व्हाट इज आवर लर्निंग मॉड्यूल? किस सिस्टम में हम काम करते हैं? लर्न लाइफ टू अर्न सक्सेस। लर्न, वेरी गुड, लर्न लाइफ टू अर्न सक्सेस। क्योंकि जितनी भी और तरह की लर्निंग है वो किसी न किसी एक पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर डॉक्टरेट करेंगे, कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाती है। फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक डिग्री हम जो कुछ भी करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होती है कि हाँ अब हमने ये चीज़ प्राप्त कर ली। लेकिन लर्निंग फ्रॉम लाइफ इट नेवर एंड्स। लाइफ इज टीचिंग अस एवरी मोमेंट। प्रत्येक क्षण जीवन हमको कुछ न कुछ सिखा रहा है, और प्रत्येक क्षण जीवन में कुछ न कुछ नया घटित हो रहा है। जीवन को हम कितना भी यथावत बनाने की कोशिश करें, हम कोशिश यही करते हैं, हमारी जो टेंडेंसी है वो ये है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। लेकिन ये जीवन की विशेषता है कि जीवन सतत परिवर्तनशील है, और उसके परिवर्तन पर हमारी कोई रोक, कोई अंकुश, कोई नियामक ऐसा हमारे पास तत्व नहीं है जिससे कि हम उसको रेगुलेट कर सकें कि ये परिवर्तन ना हो। तो जीवन सतत परिवर्तनशील है। जो चीज़ सतत परिवर्तनशील है उसमें लर्निंग एवरी मोमेंट नई मिलेगी ना, क्योंकि एवरी मोमेंट हैपनिंग्स आर न्यू।
घटना जो है वो उस रिपीट कर सकती है, लेकिन उसमें से निकलने वाली जो लर्निंग है, अगर हम उसके मूल में जाएंगे तो वो कुछ न कुछ भिन्न निकलेगी। और यही उद्देश्य है कि हमने अपने मॉड्यूल का नाम रखा है लर्न लाइफ टू अर्न सक्सेस। और इसमें जो तुम लोग जुड़े हुए हो, ये तुम्हारी इस टेंडेंसी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ये कैरियर फेज में ख़ास तौर से जो लोग होते हैं उनकी प्रायोरिटी पे ये कभी आ ही नहीं पाता। वो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटी पे नहीं आ पाता कि हम लर्न लाइफ वाले मॉड्यूल से कुछ सीखें। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो सफलता का रेशियो है प्रयत्न करने वालों की तुलना में वो बहुत कम है। और जिसकी जो पराकाष्ठा है वो ये है कि जैसा तुम लोग ही मुझे बताते हो कि तुम भी कभी अपने साथियों से बात करते हो या कुछ कहते हो, या तुम्हारे अंदर की कोई चीज़ें देख के कोई आदमी दूसरा प्रसन्न होता है और वो तुमसे पूछता है कि ये तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, तुम्हारे अंदर ये जो चमक है, ये जो गुण है, ये कैसे तुमने डेवलप किया है। और उस समय जब भी तुम सेंटर के बारे में बात करते हो, बताते हो, तो वो सुन तो सब लेते हैं और सुनने के बाद ये भी करते हैं कि हाँ नहीं अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, और हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और हम जुड़ेंगे। लेकिन वो जुड़ना उनकी प्राथमिकता पर बहुत बहुत धक्का देने के बाद, बहुत बहुत पुश करने के बाद, बहुत बहुत इंसिस्ट और रिमाइंड करने के बाद भी नहीं आ पाता। और अगर आ भी जाता है और जब भी वो किसी के कहने से आता है तो वो हमने देखा कि ज़्यादा टिक नहीं पाता। आज की तारीख में भी अपने सेंटर के जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें सेशन रेगुलरिटी से अटेंड करने वाले जो बच्चे हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन इतना तो तय है कि जो रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके अंदर चेंजेस आ भी रहे हैं और वो चेंजेस वो स्वयं फील भी कर रहे हैं, उनको एंजॉय भी कर रहे हैं और उसको एग्जिबिट भी कर रहे हैं, यानी दूसरे भी उसको नोटिस कर रहे हैं। और वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो एलिमेंट है इसको न केवल बना करके रखो बल्कि इसको और इंटेंस बनाओ। अब ये बताओ कि हम सीखने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, हम किस प्रकार से सीख सकते हैं। एनी वन ऑफ यू? सीखने की विधि है एक्सपीरियंस करके। ओके, एक्सपीरियंस करके, वेरी गुड। एक बताया एक्सपीरियंस करके, और कोई बताएगा? सवाल पूछकर प्रश्नोत्तर के द्वारा। प्रश्नोत्तर के द्वारा, ठीक है। और बताओ? किसी को देखकर है, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं सर। हाँ, दूसरे के एक्सपीरियंस से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तुमने क्या बोला शिवानी? किसी को देखकर, वेरी गुड। किसी के इंस्ट्रक्शन मानकर हाँ, बहुत अच्छा। और एक्सपीरियंस। और ठीक है। और शिवी? सर अपने जो 7 कमिटमेंट्स है वो फॉलो करके। ओके। और सृष्टि? तुम्हें तो शायद अभी 1-2 दिन पहले बताया ही था मैंने। सीखने की क्या क्या विधि हो सकती है? जानना मानना। जानना मानना, ओके। निहारिका जी? पता नहीं सर, जो सबने बोला है वही है। तुम्हें 2-3 दिन पहले स्पेसिफिक ये मैसेज भेजा गया है, सीखने की विधि, स्पेसिफिक मैसेज।
और तुम काफी अंशों में उसको फॉलो भी करती हो। देखो, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि सीखने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि थ्रू रिफ्लेक्शन, वो जो शिवानी ने बोला कि इंस्ट्रक्शन सुन के, किसी को देख करके, ये सारी इसी कैटेगरी में आती हैं। तो पहली विधि जो नोबलेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, वो है थ्रू रिफ्लेक्शन। ये थ्रू रिफ्लेक्शन बात समझ में आ रही है? इसको और एक्सप्लेन करें। यस सर। रिफ्लेक्शन, थ्रू रिफ्लेक्शन क्या होता है ये निहारिका? व्हाट इज थ्रू रिफ्लेक्शन? लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन, इट इज द नोबलेस्ट वे टू लर्न। चलो बताऊंगा अभी। तो पहला है थ्रू रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या है? दूसरा है थ्रू इमिटेशन, अनुकरण करके। पहला है परावर्तित करके, दूसरा है अनुकरण करके, थ्रू इमिटेशन। और ये थ्रू इमिटेशन समझ में आया किसी को कि थ्रू इमिटेशन क्या है? ये तो बहुत आसान है, अनुकरण करके, यानी वही जो तुम लोगों ने भी बोला है कि देख करके। और जो तीसरा है, देखो क्रमशः ये कठिन होते जा रहे हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, इट इज द नोबलेस्ट वे टू लर्न। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। और थ्रू रिफ्लेक्शन में बहुत कम मेहनत है। रिफ्लेक्शन इज द स्मार्टेस्ट वे टू लर्न। और इसमें मेहनत भी बहुत कम है, परिश्रम बहुत कम करना पड़ता है। और उसके बाद दूसरा है थ्रू इमिटेशन, अनुकरण करके। इसमें ये थोड़ा सा कठिन है और इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और तीसरा है वो जो धनिष्ठा ने बोला और भी 1-2 लोगों ने बोला कि थ्रू एक्सपीरियंस, इट इज़ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट वे ऑफ लर्निंग। इससे कठिन और इससे महंगा कोई दूसरा तरीका नहीं है। सबसे महंगा तरीका है कि हम एक्सपीरियंस करके सीखें। अच्छा, तुम लोगों को ये आश्चर्य नहीं हो रहा यहाँ पर कि इन तीनों विधियों में कहीं भी किताब पढ़ने की बात नहीं कही गई? क्यों? तुमने बचपन से जो सीखने की विधि सीखी है वो किताब पढ़ने के अलावा कोई सीखी है क्या? कम ऑन, स्पीक आउट, बोलो कि तुमने जीवन में जो कुछ भी सीखने की विधि सीखी है वो किताब पढ़ के ही सीखी है कि किताब से पढ़ेंगे, नोट से पढ़ेंगे, याद करेंगे तो हम सीखेंगे, यही है ना? लेकिन इन तीनों में से एक में भी ये नहीं कहा गया किताब से पढ़ के सीखना है। क्यों? भाई अरे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो भाई। तुम लोग ऐसे सेंटर के स्टूडेंट हो जिसमें यही चीजें प्रवोक की जा रही हैं। जब तक ये रिफ्लेक्स आंसर्स तुम्हारे मन में नहीं आएंगे और उनको बोलने की निर्भीकता या साहस नहीं आएगा, तब तक तो कोई अर्थ होता नहीं है ना उसका। गलत बोलो लेकिन बोलो। देखो, जिंदगी में
जो कुछ भी हम पुस्तकों से पढ़ते हैं वो पहली बात हमारे को सूचना देती है, उससे हम सूचित होते हैं। वी कैन बी वेल वर्स्ड कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उससे उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो पुस्तक सूचनाओं का संग्रह है, तो हम उससे सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पुस्तक का इन्फरेंस निकालना, ज्ञान केवल शब्दों की पंक्ति में जो लिखा हुआ है वो नहीं है। कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस, जो ज्ञान है वो उन शब्दों में कहीं अंतर्निहित है, कहीं छुपा हुआ है, और उस छुपे हुए ज्ञान को प्रकट करना जीवन हमको सिखाता है। अगर हम जीवन से लर्निंग की विधि सीखते हैं तो ये हमको सिखाता है कि ये हम किस तरीके से अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्यों सृष्टि, बात समझ में आ रही है? शिवी, निहारिका, क्लियर हो रहा है कुछ या कंफ्यूजन है? क्यों निहारिका, क्लियर हो रहा है या कुछ कंफ्यूजन है? बताओ। तुम्हारा माइक बंद है। क्लियर है सर? क्लियर है। तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में हम सारा जोर अपना और वो बुक्स पे देते हैं। जो सबसे नोबलेस्ट वे है रिफ्लेक्शन वाला, और जो सबसे कॉस्टली वे है एक्सपीरियंस वाला, तो नोबलेस्ट वे पर हमारा ध्यान जाता है क्या? क्यों? किसी एक के मन में ये बात आती है कभी कि नोबलेस्ट वे से हम लर्न करें? शिवी, ये बात हमारे दिमाग में ही नहीं आती कि ये अच्छा, जो रिफ्लेक्शन के द्वारा जो हम सीखते हैं वो नंबर 1 समग्र होता है, नंबर 2 स्थायी होता है, नंबर 3 लेस एफर्ट, लेस लेबर, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो थ्रू रिफ्लेक्शन होता है। अभी सेकंड थ्रू इमिटेशन। तो इमिटेशन में हमें थोड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत पड़ती है। देखो, सीखने के लिए कोई ना कोई माध्यम होगा ना? क्यों? सीखने के लिए कोई ना कोई माध्यम, देयर शुड बी सम मीडियम फ्रॉम विच वी कैन लर्न। तो वो माध्यम कौन होता है? कुछ कठिन टॉपिक हो गया क्या आज का? वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, तो वीडियो भी नहीं आ रहा आपका? जबकि नेट तो मेरा सही चल रहा है बिल्कुल। ये तो कुछ इंटरनेट इशू होगा, साउंड क्लियर नहीं आ रहा, बीच बीच में ब्रेक हो रहा। अभी आ रहा है? यस सर। अभी थोड़ा अच्छा। मैं इसको टच नहीं करता हूँ।
ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी मैंने पिछले 2-3-4 दिन पहले इसको चेक किया था पूरी तरह से, और इस वायर को ही लगा करके और करीब 4-5 अपने सेशन के वीडियोस अपलोड किए उस पर यूट्यूब पे, तो बड़े सक्सेसफुली हुए। कम से कम 5-6 घंटे चला गया आराम से। और चलो, अभी तो क्लियर दिखाई भी दे रहा हूँ और आवाज़ भी आ रही है ना? है हाँ सर। ये इतने मतलब 700-800 किलोमीटर दूर बैठ के दोनों बहनें एक साथ कैसे हंस देती हैं? हेलो सर वो इट इज रिफ्लेक्शन। हाँ, क्या बात है, वाह। ऐसा कुछ है निहारिका? क्यों शिवी, व्हाट इज द सीक्रेट? ये मतलब दोनों साइमल्टेनियसली बिल्कुल एक साथ सिंक्रोनाइज वे में हंसती हो, और वो भी मतलब उसकी जो मुस्कान को अगर नापा जाए तो वो भी बिल्कुल बराबर निकलेगी सेंटीमीटर में। तो ये क्या रहस्य है भाई इसका, है? और अगर ये आर्ट तुमको आता है तो तुम्हारे लिए जो हम समझा रहे हैं वो समझना बहुत आसान है, और काफ़ी कुछ तुम समझ भी रही हो। बस उसमें एक ही चीज़ की रुकावट आ जाती है, तो उसको दूर कर लो। चलो एनीवे तो हम बात कर रहे थे कि सीखने के लिए हमें कोई माध्यम की ज़रूरत होती है जिससे हम सीखते हैं। वो माध्यम क्या होता है? एकेडमिक पढ़ाई के लिए हम पुस्तकों से सीखते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, यही होता है ना, है ना? अच्छा, लाइफ को हमने अगर अपना लर्निंग मॉड्यूल बनाया है, लाइफ से हम सीख रहे हैं, तो इसमें माध्यम क्या होगा? सर जिज्ञासा। किसने बोला ये? मानसी ने। हाँ तो सीखने के लिए हमने जब अपने को मान लिया कि हम सीखना चाहते हैं, तो जिज्ञासा तो हो ही गई ना। बिना जिज्ञासा के तो हम स्टूडेंट बन ही नहीं सकते। तो हम सीखने के लिए, लेकिन हम सीखेंगे कैसे और किससे? लाइफ को हमने लर्न लाइफ वाले मॉड्यूल में एडमिशन ले लिया। अभी हमको ये देखना है कि जो नोबलेस्ट वे है रिफ्लेक्शन का, वो, और जो सेकंड नंबर है इमिटेशन वाला वो, और तीसरा नंबर है एक्सपीरियंस के द्वारा, ये तीनों हम किस तरीके से सीखेंगे। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम, जिज्ञासा तो हमारे अंदर है तभी हम सीखना चाहते हैं, पर वो हम सीखना किससे चाहते हैं? एकेडमिक लर्निंग के लिए हमारे पास पुस्तकें हैं, तो हम पुस्तकों से सीखते हैं। अब ये जो 3 विधियां हैं, इन तीनों में हम किससे सीखते हैं? इसमें भी चलो जो थर्ड विधि है एक्सपीरियंस, तो उसमें चलो हम खुद ही हो गए कि वो तो जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीखेंगे, ठीक है? और ये सबसे टफ विधि है, सबसे महंगी विधि है, और सबसे देर में सीखने वाली विधि है। इससे हम जल्दी नहीं सीख सकते कभी। स्मार्ट लर्निंग कभी भी एक्सपीरियंस से नहीं होती। ऑफ कोर्स कि एक्सपीरियंस की लर्निंग भी हम भूलते नहीं हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की लर्निंग प्रायः हमें कुछ नेगेटिव चीज़ों से भी भरती है, तो वो प्योर लर्निंग नहीं होती। The purest form of learning is through reflection, second through imitation, and third through experience. तो इनके माध्यम क्या हैं हमारे? किन माध्यमों के द्वारा ये हम सीखते हैं? ये एक ज़रूरी क्वेश्चन है। इसका जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आगे की बात समझ में नहीं आएगी। अरे इतना आसान है ये, इस पे इतना जोर क्यों लग रहा है? और रिफ्लेक्शन में जो, हाँ बोलो।
रिफ्लेक्शन बेसिकली जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं हम उनसे उन्हीं को देख कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। देखो, एक बड़ी सीधी सी बात है, हम शब्द को पकड़े ना। मैं ये सब इसीलिए होता है कि मैसेजेस को तुम लोग बिल्कुल रूटीन में देखते हो। मैसेजेस को अगर गंभीरता पूर्वक पढ़ना सीख जाओ तो ये दिक्कत ही नहीं हो। रिफ्लेक्शन ये इटसेल्फ वर्ड से करता है, कहता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। साइंस में हम रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? सबने फिजिक्स पढ़ी है। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन इन द टर्म ऑफ साइंस? शिवी, तुम यंगेस्ट हो, बताओ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? परछाई। है? परछाई। नो, परछाई इज नॉट रिफ्लेक्शन। शैडो क्या है फिर? है? क्या बोला तुमने निहारिका? सर मैं उसको बोल रही हूँ, परछाई बोल रही है, तो मैंने कहा शैडो क्या है फिर? रिफ्लेक्शन अगर परछाई है तो। हाँ, वो रिफ्लेक्शन परछाई, रिफ्लेक्शन शैडो नहीं है। दीदी को देख करके तुम्हारे चेहरे पर जो चमक आई, ये रिफ्लेक्शन है। आ गया समझ में? प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया मैंने तुमको। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? रिफ्लेक्शन का मतलब है हमारे द्वारा परावर्तित वह प्रकाश जो हमारा नहीं है, हमने कहीं दूसरे से प्राप्त किया है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन कहलाता है। हमने एक दर्पण कहीं रखा और उस दर्पण के सामने हमने एक मोमबत्ती जला दी। अब मोमबत्ती का प्रकाश दर्पण के थ्रू जो फैलेगा वो थ्रू रिफ्लेक्शन है। मैंने बहुत ज़्यादा विज्ञान नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ। अगर किसी कुछ और हो इसमें तो मुझे करेक्ट कर सकते हो। क्यों प्रद्युम्न, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है? हाँ सर, यही डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन। यही है ना? हाँ, तो ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का एक सीधा सीधा मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन का मतलब है कि प्रकाश हमारा नहीं है। रिफ्लेक्शन का मतलब प्रकाश हमारा नहीं है। तो रिफ्लेक्शन के थ्रू सीखने का माध्यम क्या हुआ हमारा? अरे अब तो कम से कम इतने हिंट तो दे रहे हैं। प्रकाश हमारा नहीं है लेकिन हमसे निकल रहा है। जैसे चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है कि चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, तो चंद्रमा रिफ्लेक्ट कर रहा है या ओरिजिनेट कर रहा है? क्यों? चंद्रमा का जो प्रकाश है वो रिफ्लेक्शन है या उसका स्वयं का प्रकाश है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है। किसके प्रकाश का रिफ्लेक्शन है? सूर्य की। तो इसी तरह से हम अगर सीख रहे हैं और सीखने की इस नोबलेस्ट विधि में हम आ गए और ये हमने समझ लिया कि हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो माध्यम क्या हुआ हमारा? तो बोलो, ठीक है। किसने बोला ये? शिवानी तुमने बोला? वेरी गुड। हम जिससे सीख रहे हैं वही माध्यम है हमारा, और वो माध्यम लाइव है। पुस्तक माध्यम जड़ है, और जो हमें सिखा रहा है वो, जब हम गुरु कहते हैं तो ज़रा थोड़ा शब्द भारी सा लगने लगता है हमको, क्योंकि हमारा अपना अहंकार
किसी को गुरु मानने में बहुत बड़ी बाधा करता है, वो मानता ही नहीं है आसानी से, तो गुरु हटा दो यहाँ से, इसको मेंटर कर लो, इसको फ्रेंड कर लो। बहरहाल जिससे हम सीख रहे हैं, तो हम क्या सीख रहे हैं? रिफ्लेक्शन से सीख रहे हैं ना। तो जिससे हम सीख रहे हैं वो स्वयं प्रकाशित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो स्वयं प्रकाशित होना चाहिए ना। तो जो स्वयं प्रकाशित है उसके प्रकाश को अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करना हम सीख जाएं, तो ये लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन हुई। यहाँ तक समझ में आई बात शिवी? है? देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट आज संयोग से टॉपिक आ गया, तो इसको अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को समझ लो। बहुत बहुत हेल्पफुल है ये, क्योंकि इससे आसान, इससे नोबल कोई तरीका है ही नहीं संसार में। सीखने की सर्वोत्तम विधि है ये। और सरलतम भी है, बहुत हर दृष्टि से कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसमें टाइम भी कम लगता है, इसमें श्रम भी कम लगता है, इसमें धन भी कम लगता है, इसमें दिमाग भी बहुत कम लगता है। कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट भी होने की ज़रूरत नहीं है। डल से डल व्यक्ति भी रिफ्लेक्शन से सीख सकता है। और इसके एग्जाम्पल हमारे इतिहास में और वर्तमान में भरे पड़े हुए हैं। हमारे जितने भी पुराने विद्वान हुए हैं, कवि हुए हैं, चाहे वो पाश्चात्य जगत के ले लो, चाहे इस जगत के ले लो, और उन महापुरुषों को कहीं किसी भी जगह, शंकराचार्य किस स्कूल में पढ़े थे? 31 साल की उम्र में तो चले गए वो, और कितने बड़े बड़े काम कर गए। ये मैं एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन वाले बता रहा हूँ कि जिनके पास, जिन्होंने रिफ्लेक्शन के द्वारा अर्न किया। कबीर कौन से स्कूल में गए थे? किसी स्कूल में नहीं गए थे, कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। वो तो खुद लिखते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। न कागज छुआ, न कलम हाथ में गई, कुछ नहीं किया। फिर अभी सैकड़ों लोग पीएचडी हो गए कबीर के लिखे हुए पर। तो ये विधि कौन सी है? थ्रू रिफ्लेक्शन। तो इसमें माध्यम है कौन? जो हमको सिखा रहा है। अभी जो हमको सिखा रहा है, हमको उसके प्रकाश को ग्रहण करना है। तो हम उसके प्रकाश को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? एक ये तरीका आना चाहिए, लेकिन ये तरीका फॉलो करने में कठिनाई है। एक बार आ जाए और फॉलो करना, तो इससे सरल कोई तरीका नहीं है, इससे सरल कोई उपाय नहीं है। और ये बात किताब की पढ़ी हुई तो है ही, अनुभव से भी मैं बता रहा हूं कि ये सरलतम विधि है। और दूसरी है इमिटेशन से। ये भी एक विधि है जो कि अपेक्षाकृत ठीक है। तो कम से कम जो हम सामान्य लोग हैं उनके लिए ये विधि भी ठीक है कि हम अनुकरण से सीखें। तो अनुकरण किनका? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हम अनुकरण किनका करें।
अनुकरण करने का जो माध्यम है, अनुकरण करने का जो पात्र है, वो अगर हमने सही यूज किया तभी अनुकरण सही होगा। और तीसरा, जैसा हमने सबने देखा कि तीसरा है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस में हम स्वयं ही माध्यम होते हैं। तो और हम लोग ज़्यादातर एक्सपीरियंस पे बल देते हैं। क्यों भाई, देते हैं कि नहीं देते? क्यों देते हैं? एक्सपीरियंस से सीखना, हम कहते हैं कि हम जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक नहीं मानेंगे। देखो, अहंकार के इतने बारीक और इतने छुपे हुए रूप होते हैं कि उनको समझ पाना और पकड़ पाना हमारे बस की बात नहीं होती। तो उसको बताने का अधिकार हमको अनिवार्य रूप से किसी न किसी को देना ही पड़ेगा। और जिसने अपने जीवन में अपने अहंकार की तरफ इशारा करने वाला हाथ चुना नहीं, वो जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही सीखेगा और कोई विधि नहीं है उसकी। और एक्सपीरियंस से सीखने में जब हम अनुभव से सीखते हैं, तो अनुभव में जब हमें फेल्योर मिलती है तो हम सीखते हैं कि हमारी कहाँ कमी रह गई, हमको उसको इम्प्रूव करना है, कैसे करना है। लेकिन ये सीखेंगे हम, पहले नुकसान उठाएंगे फिर सीखेंगे। अनुभव बिना क्षति पहुंचाए सिखाता नहीं है। तो अनुभव से ईगो जो है, हमारा जो अहंकार है, कि वो हमें किसी को मानने नहीं देता। और मानने नहीं देता तो अनुकरण भी नहीं करेंगे और रिफ्लेक्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। रिफ्लेक्शन और इमिटेशन, अनुकरण के लिए सबसे बड़ी रुकावट है कि हमारा ईगो डिसॉल्व होना चाहिए। इमिटेशन में, अनुकरण में थोड़ा कम, लेकिन रिफ्लेक्शन में संपूर्णतः, जब तक संपूर्णतः हमारा ईगो डिसॉल्व नहीं होगा, जब तक संपूर्णतः हमारा समर्पण नहीं होगा, तब तक रिफ्लेक्शन नहीं आ सकता। और द मोमेंट टोटल सरेंडर हुआ, बस उसी मोमेंट वो विजडम प्रकट हो जाती है, हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होती है। अभी 2-1 दिन पहले ही कोई एक मैसेज भेजा था मैंने, जिसमें टोटल सरेंडर पर बात की थी कुछ। ये जो टोटल सरेंडर है, ये टोटल सरेंडर, इसमें हम अपनी कल्पना में बहुत कुछ जाने क्या क्या सोचते रहते हैं कि टोटल सरेंडर तो नहीं, कहीं भी नहीं करना चाहिए, ये तो बड़ा ख़राब है, इसमें तो ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। टोटल सरेंडर में बहुत सारे नुकसान संभव हैं, लेकिन टोटल सरेंडर में कभी नुकसान नहीं होता। ये बड़ी विलक्षण बातें हैं। टोटल सरेंडर जहां किया, कृष्ण के सामने अर्जुन ने टोटल सरेंडर किया, तो उसको किसी चैप्टर को रटना नहीं पड़ा। वो सीधा सीधा आत्मसात हुआ और उसके बाद उसके कर्म में वो रिफ्लेक्ट हुआ। क्यों? कि टोटल सरेंडर में कृष्ण का जो आश्वासन है, कृष्ण का जो वचन है, वो ऐसा है कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख लें। जो व्यक्ति हमारे प्रति टोटल सरेंडर होता है, समर्पित होता है, हम उसकी चिंता ईमानदारी से करते हैं या नहीं करते? हम चाहें तो भी नहीं बच सकते इस बात से। जो व्यक्ति हमारे प्रति समर्पित है, उसकी चिंता हमको मजबूरन करनी ही होगी। न करके हम स्वयं ग्लानि अनुभव करेंगे। तो जिसको हमें रिफ्लेक्ट करना है,
वो तो प्रकाशमान है ना कोई, कहीं ना कहीं उसमें से तो कुछ प्रकाश निकल रहा है ना, हम उसी प्रकाश को तो रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। तो थ्रू रिफ्लेक्शन लर्निंग की विधि है टोटल सरेंडर। और इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना। तुमको अगर याद हो तो जब हमने राम को सफलता का प्रतीक माना था और राम के जन्म के समय की बात हमने की थी, तो मैं उस प्रसंग की तुम्हें दोबारा से याद दिला दूं कि राम जीवन में कैसे आए। राम इक्वल टू सफलता, ठीक। तो सफलता जीवन में कैसे आई, उपाय क्या था, क्या किया। जब बहुत ग्लानि मन में आई कि सफलता नहीं मिल रही है, किसके, दशरथ के, तो उन्होंने किया क्या। यहाँ हम बिल्कुल धार्मिक आख्यान की तरह से इसको नहीं देख रहे, हम बिल्कुल व्यावहारिक दृष्टि से देख रहे हैं कि हमको सफलता चाहिए। तो सफलता को लाने के लिए, उसको अर्जित करने के लिए दशरथ ने किया क्या, कौन सा एक्शन लिया। तो उन्होंने सबसे पहला एक्शन लिया, रामायण में लिखा हुआ है, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला। तुरंत कहाँ गए वो अपने गुरु के घर गए। घर जाकर के क्या किया, यही दशरथ ने, देखो बड़ी विचित्र बात है, हम समझें, हमने ये बातें उस अपने सेशन में बताई थी कि जब दशरथ को राम की आवश्यकता थी और वो इच्छा तीव्रतम थी, ग्लानि में परिवर्तित हो रही थी, तब उन्होंने जो निर्णय लिया वो ये लिया कि वो गुरु के घर गए। और न केवल गए, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, क्या किया, चरण लागी करी विनय विशाला, उनके चरणों में प्रणाम किया और विनय पूर्वक उनसे अपनी बात कही। इसके बाद दशरथ को कुछ नहीं करना पड़ा। इसके बाद जो कुछ किया वो गुरु ने किया। क्या किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, उन्होंने बुलाया, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, उन्होंने यज्ञ कराया। और तो और उस यज्ञ में आहुति किसको देना चाहिए थी, दशरथ को, लेकिन आहुति भी दी भगत सहित मुनि आहुति दी ने, मुनि ने आहुति दी। परिणाम क्या हुआ, परिणाम जीवन में राम आए, सफलता आई। अब इसमें से हम मूल मंत्र निकाल लें, और मूल मंत्र ये है कि जो नोबलेस्ट वे ऑफ लर्निंग है, जिसमें थ्रू रिफ्लेक्शन हम चीज़ों को प्रकट करेंगे, एग्जिबिट करेंगे, वो है हम अनकंडीशनल सरेंडर के द्वारा जब कहीं समर्पित होते हैं, तो फिर जिस तरह से यज्ञ राम के लिए गुरु ने किया, आहुति गुरु ने दी और राम प्राप्त हुए, तो वो सौंप दिए दशरथ को। अभी दशरथ के जीवन में से राम चले गए। कब चले गए, वो कब चले गए, वो चले गए, दशरथ के मन में आया राम का राज तिलक कर दिया जाए। तो दशरथ ने क्या किया, गुरु वशिष्ठ को उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, खुद नहीं गए, गुरु को बुलाया और बुला करके निर्देश दिया। क्या दिया कि तुम जाओ और राम को समझाओ। क्या समझाओ, कि अब वो राज तिलक होने वाला है, तो उसके लिए जो संयम उसको करना है वो उसे समझाओ। वहां क्या चौपाई लिखी है, तब नर नाह वशिष्ठ बुलावा। किसने बुलाया, दशरथ ने नहीं बुलाया। नर नाह माने राजा, राजा माने अहंकार। तब दशरथ के ईगो ने गुरु को बुलाया। तब नरनाह वशिष्ठ बुलावा और राम धाम सिख दैन पठावा, उनको भेजा
कि तुम जाओ और राम के यहाँ जा कर के उसको शिक्षा दो। तो ये अहंकार हमसे इस तरह के काम करवाता है। और विनम्रता क्या करवाती है कि स्वयं गए, जा कर के विनय की, और विनय की तो क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ प्राप्त हो गया। इसी तरीके से जब हम अगर रिफ्लेक्शन की विधि चाहते हैं कि चीज़ें हमसे रिफ्लेक्ट हों, तो उसमें हमें केवल और केवल सरेंडर करना है बस। और सरेंडर करने का अर्थ है कि अपनी बुद्धि नहीं चलाना। जहाँ भी हमको समाधान मिल जाए बस वहीं हम समर्पण कर दें, और उसके बाद निर्देशित हों उस बुद्धि के द्वारा जिसको हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो वो हमारे थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट रिफ्लेक्ट होगी। ये सीखने का नोबलेस्ट वे है। हमारे पास जब हम मनुष्य शरीर में हैं तो हमारे पास जो सबसे बड़ी फ्रीडम है वो है फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू डिसाइड। वो हम डिसाइड कर सकते हैं, वो हम चूज़ कर सकते हैं। और हम जो भी लर्निंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ भी हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं टू मेक ए राइट चॉइस, टू टेक ए राइट डिसीजन फॉर व्हाट वी वांट इनर स्पेस एक्सपेंडेड। इनर स्पेस एक्सपेंशन हम क्यों चाहते हैं? इनर स्पेस हम एक्सपेंशन इसलिए चाहते हैं कि नोबलेस्ट आइडियाज़ हमारे अंदर उत्पन्न हों। और जैसा कि मैंने बार बार कहा भी है कि ज्ञान जो है वो सर्वत्र बिखरा हुआ है। ज्ञान को हम, वो कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है जिसको हम उत्पन्न कर लें। ज्ञान को सिर्फ प्रकट किया जा सकता है बस। और उस प्रकट करने के लिए ही इनर स्पेस का एक्सपेंशन चाहिए। इनर स्पेस जब एक्सपेंड होगा तो ज्ञान स्वाभाविक रूप से उसमें प्रकट होगा। कई बार हम अनुभव करते हैं कि हम बड़े क्राइसिस के समय में और अचानक कोई लीप इन कॉन्शियसनेस आती है, कोई विचार का स्फुरण होता है, और वह विचार का स्फुरण हमको सफलता के इतने नज़दीक ला देता है जो उस क्षण से पहले हमारे दिमाग में भी नहीं होती। ये है इनर स्पेस एक्सपेंड होने का परिणाम। लेकिन ये जो इनर स्पेस है इसको हम बल प्रयोग के द्वारा फैला नहीं सकते। ये इनर स्पेस एक्सपेंशन कुछ कृत्यों का, कुछ कामों का, कुछ चीज़ों का परिणाम है। और हम यहाँ अपने सेंटर पर इन दो विधियों पर ही जोर दे रहे हैं कि बेस्ट स्टूडेंट्स आर दोज हु कैन रिफ्लेक्ट द लर्निंग ऑफ सेंटर। लर्निंग ऑफ सेंटर हमारे थ्रू रिफ्लेक्ट हों तो परिणाम क्या होगा? वी विल बिकम एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, वी विल बिकम रिस्पेक्टेबल एवरीवेयर। क्योंकि जब विजडम रिफ्लेक्ट होती है, विजडम से बड़ा आकर्षण और कुछ भी नहीं है। विजडम सबसे बड़ा आकर्षण है। हम बाहरी रूप को आकर्षण मानते हैं और उस रूप को और आकर्षक बनाने के लिए तमाम श्रम साध्य प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो सरलतम विधि है जिससे विजडम रिफ्लेक्ट हो सकती है उस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो विजडम हम रिफ्लेक्ट कर सकें, ये हमारे सेंटर की जो दो प्रमुख चीज़ों पर जोर है वो यही है कि बेस्ट वे हम रिफ्लेक्ट कर सकें जो सेंटर की लर्निंग है उनको,
तो उसके लिए हमें अपने ईगो को डिसॉल्व कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है, उसका कोई तरीका नहीं है। दूसरा है इमिटेशन के द्वारा। इमिटेशन के द्वारा भी अगर हम कर रहे हैं तो भी गनीमत है, तो भी वो कम समय में और कम श्रम में पॉसिबल है। तो इमिटेशन के लिए अपन ने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, 7 कमिटमेंट बनाए हुए हैं, 7 थैंक्स बनाए हुए हैं, 30 मिनट प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये सब इमिटेशन की विधियां हैं। इसमें जो अनुकरण है, अनुकरण के निर्देश हमारे सामने हैं। वो जो दिए जाते हैं, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इन फिजिकल फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म में, उसका पर्पस क्या है? वो कोई शो पीस नहीं है। और उनको किस तरीके से तैयार करके और वो दिया गया है, ये मुझे उसके सारी चीज़ों का जो श्रम लगा है, जो चीज़ें लगी हैं, वो सब तो लगा ही है, लेकिन इसके अलावा जो है उसमें वो गुण बड़ा डिवाइन है। और वो गुण क्या है? वो गुण है कि उनमें से एक भी चीज़ मेरे द्वारा लिखी नहीं गई, वो मुझे भी उसी लीप इन कॉन्शियसनेस के द्वारा प्राप्त हुई हैं। मुझे आज से 10-11 साल पहले जब मैं इन सब चीज़ों को तैयार कर रहा था, वो दिन अच्छी तरह से याद हैं। 1-1, 2-2, 3-3 दिन में पेपर कागज़ लेके बैठा रहता था, कोई विचार मन में नहीं आता था। क्या सिलेबस बनाएं, किस तरीके से करें, क्या चीज़ करें, क्या चीज़ करें। और फिर किस तरह से जब ये चीज़ें निकल के आई तो कोई भी डिवाइन चीज़ जब हमारे अंदर से निकलती है तो उसकी चमक, उसकी खुशबू, उसकी इफेक्टिवनेस, ये इतनी ज़बरदस्त होती है कि इसके लिए हम किसी टेस्ट के, किसी सर्टिफिकेशन की या किसी लैब में टेस्टिंग की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तुम लोग कम से कम उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हो, तुम भी कई बार अपनी अपनी बातों में अलग अलग तरह से कहते हो और उनका तुम्हारे ऊपर गहरा प्रभाव भी है। ऐसा नहीं है कि वो जो अपने 7 कमिटमेंट है या जो 7 थैंक्स हैं, वो जीवन में तुम्हारे कहीं ना कहीं किसी न किसी संदर्भ में खूब काम आते हैं और उनका प्रयोग भी करते हो। तो हमको अपने ग्रेड को उन्नत करना है, और यही उन्नत करना शॉर्टेस्ट वे है। फिर एक बार अगर हमने इसको सीख लिया तो ये लाइफ लॉन्ग काम आएगा। तो एक्सपीरियंस वाली विधि जितनी मात्रा में भी है, उसको अविलंब त्याग दो। एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखना, क्योंकि एक्सपीरियंस का सीखना सबसे महंगा है, और ज़िंदगी एक्सपीरियंस से तो सिखा ही देगी। मान के चलो, हमारी जो यात्रा है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि वो निरंतर प्रगतिशील है और हम उच्च से उच्च सोपान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पर बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो थ्रू रिफ्लेक्शन वाली विधि को सीख लेते हैं, वो दे आर टेकिंग लीप। वी नेवर रिमेंबर कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से पहले कहाँ थे, लेकिन उस डेट ऑफ बर्थ से पहले दुनिया थी। ये जो हमसे बड़े हैं वो इसका प्रमाण है। और जो हमारे बुजुर्ग चले गए तो उनकी डेट ऑफ डेथ के बाद दुनिया है, इसका हम स्वयं प्रमाण हैं कि हम स्वयं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में वी आर हियर फॉर ए वेरी लिमिटेड टाइम, और हमारे पास सीखने के लिए जो समय है वो यही समय है। अब इसको हम पैदल चल के भी निकालेंगे तो भी हम प्रगति कर रहे हैं।
क्योंकि सृष्टि का सिद्धांत है ये कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल बी रेस्ट अश्योर कि हाँ हम बढ़ तो रहे हैं आगे। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम लीप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। आज अगर तुम किसी क्लास में पढ़ रहे हो तो उससे आगे ही जाना चाहते हो ना। अगर किसी पोजीशन में काम कर रहे हो तो उससे आगे जाना चाहते हो। टारगेट तो हमेशा आगे ही जाने का है। अगर कोई आदमी एसोसिएट मैनेजर है तो वो चाहता है कि मैं मैनेजर बनूं, मैं सीनियर मैनेजर बनूं, एजीएम बनूं, डीजीएम बनूं, जीएम बनूं, सीईओ बनूं। ये सारी चीज़ें हैं ना। तो अगर कोई ऐसी विधि हो जिस विधि से हम डायरेक्ट छलांग लगा सकें, और ऐसे केस हैं जिनमें कि डायरेक्ट छलांग लगाई। एक रियल केस है, एक व्यक्ति एजी ऑफिस में यहाँ ग्वालियर में, उस समय वहाँ पर 2 पोजीशन होती थी क्लरिकल में, लोअर डिवीज़न क्लर्क और अपर डिवीज़न क्लर्क। तो वो एलडीसी था और अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो एग्ज़ाम होता था उस एग्ज़ाम में वो फेल हो गया, तो वो यूडीसी नहीं बन पाया। लेकिन वो साइमल्टेनियसली तैयारी कर रहा था अपनी, जैसे यूपीएससी की करते हैं ऐसे ही एजी ऑफिस के भी डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी कर रहा था और उसमें वो क्वालिफाई कर गया। तो उसी ऑफिस में जिसमें कि वो एलडीसी से यूडीसी बन के नहीं आ पाया, उसी ऑफिस में वो डीएजी पोस्ट हुआ। डीएजी मीन्स डिप्टी अकाउंटेंट जनरल। तो ये लीप है, और ये लीप जहां भी है, देखो लीप में बिना शक्ति के आप लीप ले सकते हैं। एथलीट्स में एक गेम होता है वो होप स्टेप एंड जंप, मालूम है तुम लोगों को, जिसमें दौड़ते हैं, एक जगह जाके एक पॉइंट पे पैर रखते हैं, वहां से फिर जंप लगाते हैं। क्यों आदर्श, ऐसे ही है ना प्रद्युम्न? होप स्टेप एंड जंप जो एथलीट का एक वो होता है, उसमें दूरी नापते हैं कि कितनी दूरी तक हम गए हमारे। तो उसमें एड़ी कहाँ लगती है, पंजे से नहीं होता, वो एड़ी जिस जगह लगती है उसको नापते हैं। तो वो कहलाती है लीप। तो वो लीप के लिए हमको अतिरिक्त बल अपना समेट के लगाना पड़ता है। वो कैसे लगता है? ये सब लर्निंग फ्रॉम लाइफ ही है और कुछ नहीं है। वो आता है, हम पीछे से दौड़ते हुए आते हैं। वो जिस जगह खड़े हैं वहीं से हम जंप लेकर लीप नहीं ले सकते, ध्यान रखना। तुम जिस जगह खड़े हो वो खड़े हो अपने जिद की ज़मीन पे। तुम जिस जगह खड़े हो वो खड़े हो अपनी ईगो की ज़मीन पे। तो ईगो की ज़मीन छोड़ने के लिए तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा और फिर उस जिज्ञासा वाले फोर्स को लगाना पड़ेगा जो तुम्हें तेज दौड़ाए। देन यू विल बी एबल टू टेक ए लीप। और वो जो लीप आएगी, वो लीप तुमको सक्षम बनाएगी कि वो तुम्हारे थ्रू उन डिवाइन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करा दे जो कि तुम्हारी चाहत है, जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। चाहते हम सब वही हैं, लेकिन लीप लेने के लिए हम करें कदम ताल। एक कदम ताल भी एक विधि होती है ना। तो कदम ताल में क्या होता है? कदम ताल में क्या हम आगे बढ़ते हैं क्या? क्यों शिवी, कदम ताल जानती हो? हैं? हाँ। कदम ताल में व्यक्ति क्या करता है? मतलब पैर चलते हैं तो वो मतलब आगे कहीं मूव फॉरवर्ड नहीं करता, हाँ। खड़े रह के करना होता है। तो अब कौन सी विधि अच्छी है? कदम ताल अच्छी है कि दौड़ लगा के जंप लेना अच्छा है? तो आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करेंगे कि थ्रू एक्सपीरियंस लर्न करना, कदम ताल करना है।
और थ्रू रिफ्लेक्शन लर्न करना, ये है टेकिंग ए लीप। और लीप के लिए जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो लीप के लिए हम तैयार होंगे ही तब जब इनर स्पेस एक्सपेंडेड होगा। Without getting our inner space expanded, we cannot prepare ourselves to take a leap. और इसीलिए ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ ये सभी के समझ में, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि हाँ सबके समझ में आ जाएं, पर कितनी आएंगी ये मैं नहीं जानता, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी जब मैं कहूँगा कि जो भी चीज़ें कही हैं उनको लिखो, उनके बारे में ग्रुप में कुछ एक्सप्रेस करो, जो मैसेजेज हैं उनको कैजुअली न पढ़ो। मुझे बहुत तकलीफ़ के साथ आश्चर्य होता है कि तुम लोग जो इतने कमिटेड हो, रेगुलर सेशन अटेंड करते हो, बिल्कुल पूरे डिसिप्लिन के साथ अटेंड करते हो, उसके बाद भी जब तक हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, और फॉलो करने में किसी न किसी ईगो के इतने सूक्ष्म रूप होते हैं जो मैंने तुम्हें कुछ आज बताने की कोशिश की कि हम उनको पहचानें, क्योंकि बाधक केवल वही बनता है और कोई चीज़ बाधक बनती नहीं है। तो मैं सिंसियरली तुमको ये एडवाइस करूँगा और अपनी प्रार्थना भी करूँगा कि ये ईगो डिज़ॉल्व हो और लर्निंग का जो तरीका है वो नोबलेस्ट लर्निंग की ओर आगे बढ़ो। जो तीसरी विधि लर्निंग की एक्सपीरियंस वाली है उसको अपनाने की जिद छूटे, क्योंकि वो एक जिद ही है। हम हर चीज़ एक्सपीरियंस करके नहीं सीख सकते, दुनिया के सारे एक्सपीरियंस हम खुद कर ही नहीं सकते, वी डोंट हैव टाइम। तो इसलिए, और जैसा मैंने बताया, रिफ्लेक्शन में हमेशा समग्र होता है, पार्शियल होता ही नहीं है, वो टोटल आएगा। तो इस आज एक मुझे बड़ी खुशी है और संतोष भी है कि आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा ये सब बताना। तुमको कैसा लगा ये अगर तुम लोग ग्रुप में बताओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज के सेशन के बारे में ग्रुप में ज़रूर लिखो। इंडिविजुअली में शिवानी, शिवी, निहारिका, मानसी, धनिष्ठा, ज्योतिरा, सृष्टि, आदर्श और प्रद्युम्न सबसे कह रहा हूँ कि सब लोग भले ही 2-2, 4-4 लाइन, जितना जो कुछ समझ में आया है उतना लिखो। और आज ये सब संकल्प लो कि आज का आज ही हम लिखेंगे। अभी सेशन समाप्त होने के तुरंत बाद सिर्फ 15 मिनट का समय निकाल लो बस, और 15 मिनट में एक्सप्रेस कर दोगे। मैं कह सकता हूँ आगे चॉइस इज़ योर्स। तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी तरह से इंटैक्ट रखते हुए मैंने जो कहना था वो कह दिया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो मुझे फ़ोन करे और फ़ोन करके पूछे। आज की विधियाँ ज़रूर ऐसी हैं जिनमें प्रश्न बनते हैं, तो अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न फ़ोन करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।